मेरा नाम रूही है। आपने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई की कहावत तो सुनी होगी ना। मैंने उसे महसूस किया है। ये बात तब की है जब मैं 22 साल की हुई थी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी। घर वालों के पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे, पर शहर के एक रिच बिजनेसमैन मृत्युंजय बंसल का मुझ पर दिल आ गया था जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी। रिच लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात तो होती नहीं। मेरे घर वालों का मृत्युंजय ने पता लगा लिया। पापा के ऊपर इतना कर्जा था कि वो ना नहीं कह सकते थे। माँ को जिंदगी भर गरीबी में इतना वक्त हो गया था कि वो बस चाहती थी कि उनकी बेटी को गरीबी के दिन ना झेलने पड़े। सच बताऊं तो मुझ में भी अक्ल नहीं थी। मुझे प्यार करना था। मैं हमेशा से सहेलियों से लव मैरिज की बातें करती थी। मैंने हमेशा बोला कि अगर मेरी मर्जी से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं भाग जाऊंगी मेरे आशिक के साथ। किसी से प्यार करने से पहले मेरी यही शर्त होगी कि वो मेरे साथ भागने को तैयार होगा। जैसे ही आप 20-21 पार करते हो ना तो रियलिटी आपको बहुत जोर से हिट करती है। आपको पता चल जाता है कि नौकरियां अपने देश में इतनी तो है नहीं कि सबको जॉब मिल जाए। आपके सर पे एजुकेशन का लोन चढ़ा होता है जो आपको पता है कि अगले 4-5 सालों में आपको चुकाना ही होगा। इसके लिए आप अपने सर पे कर्ज लेने के जुगाड़ करने का सोचने लगते हो। लाइफ यही है, वो नहीं जो हम कॉलेज में मटका कुल्फी चाटते हुए एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। मृत्युंजय बंसल का ऑफर एक झटके में मेरे और मेरी परिवार की सारी समस्याओं को दूर कर रहा था। इतना अच्छा ऑफर कोई क्यों रिजेक्ट करेगा? कम से कम वो तो नहीं जिसे अपने परिवार की फिक्र है। मृत्युंजय जानता था कि आजकल की लड़कियों को क्या पसंद है। वो हर चीज से अवेयर था जो आजकल ट्रेंडिंग में है। उसने हमारी फैमिली को नई डिजाइन के कपड़े सिलवाए, ज्वेलरीज दी, ना जाने कितने सारे तोहफे दिए। अब इतने सारे तोहफे, इतना कुछ कोई यूं ही तो नहीं करता ना। उसे मुझसे बेइंतहा इश्क हो गया था। उसके घर वालों ने उससे बोला था कि किसी की खूबसूरती पर इतना पागल मत हो। खूबसूरती तो बस कुछ सालों की बात होती है। जब एक बार लड़कियां मुरझा जाती हैं, तो फिर खूबसूरती पसंद करने वालों का दिल किसी और खूबसूरत पर आ जाता है। पर मृत्युंजय नहीं माना। उसे तो मैं और सिर्फ मैं ही चाहिए थी। फिर उसने प्लान बनाया। उसने कहा कि वो नहीं चाहते शादी टिपिकल अरेंज मैरिज की तरह हो। शादी के पहले मिलना जुलना और प्यार होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए हमारी शादी के पहले हम सबको मसूरी लेकर आया। मेरे परिवार वालों के लिए तो ये सारी सुविधाओं से भरी ट्रिप थी। पहली बार हम फर्स्ट एसी में बैठे थे, पर मैं जानती थी कि ये मेरी बैचलर लाइफ की आखिरी ट्रिप होने वाली है। इसके बाद तो मुझे इसी इगोइस्टिक पर्सन के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। तो हम पहुंच गए मसूरी। आलीशान अपार्टमेंट था। हमारे कमरे में बाथटब था। उसमें गर्म पानी आ रहा था। पापा को बहुत शौक है, तो वो आते ही नहाने घुस गए और 1 घंटे तक घिस घिस कर नहा कर आए। मम्मी तो किसी चीज को टच ही नहीं कर रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि कुछ गंदा हो जाएगा तो लोग उन्हें डांट के भगा देंगे। मैंने उनके लिए खाना ऑर्डर किया ताकि ये लोग थोड़ा आराम कर लें। मैं वहां के गार्ड भैया के पास गई। उनसे पूछा कि यहाँ देखने लायक क्या है जो यहाँ का ही खास हो। उसने बोला, लोग आते हैं तो म्यूजियम जरूर जाते हैं। मुझे ऐसी चीजों में ही मजा आता था। मृत्युंजय तो आते ही अपने बाम्बू का बिजनेस एक्सपांड करने में लग गया था। वो चाह रहा था कि मैं उसके पास खुद आऊं और उसे रोकूं, पर मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मम्मी पापा की आंख लगी तो गाड़ी करके मैं अकेले ही म्यूजियम की तरफ निकल गई। 17वीं सदी में बने इस म्यूजियम की देखभाल ओम करता था। वहीं काम करने वाला एक लड़का, उम्र में मुझसे शायद 2 साल छोटा होगा। उसने बोला कि उसके पिताजी भी यहीं काम करते थे और उसके दादाजी भी, और उससे पहले का उसे पता नहीं। उसे किसी भी हालत में इस म्यूजियम का ख्याल रखना था। मसूरी की पुरानी विरासत है ये म्यूजियम। ओम बहुत लंबा था, कुछ नहीं तो 6 फीट 4 इंच का तो होगा ही। बहुत मोटी मोटी उसकी भौहें थी। इस लड़के ने अपनी जिंदगी इस म्यूजियम को डेडिकेट कर दी थी।
हर चीज यहाँ बहुत सलीके से सजाई गई थी, जैसे कोई बच्चा अपना रेत से बना घर सहेज के रखता है कि तेज हवा भी उसे गिरा ना पाए। अब धीरे धीरे ओम और मैं दोस्त बन रहे थे। मैं सुबह सुबह उठकर म्यूजियम चली जाती थी। मुझे 10 बजे से पहले वापस आना होता था, क्योंकि मम्मी पापा तब तक नाश्ता कर लेते थे और मृत्युंजय 9 बजे सोकर उठता था और बस फिर उसकी कार में हम घूमने निकल जाते थे। हम जिस भी चीज पे हाथ रखते थे, मृत्युंजय बड़ी खुशी से हमें वो चीज दिला देता था। हालांकि संकोच के कारण हमने ज्यादा कुछ खरीदा नहीं। मैं देख रही थी कि यहाँ आकर मृत्युंजय थोड़ा हंसमुख हो रहा था। जब मैंने मृत्युंजय को वहाँ बर्फ में बच्चे की तरह खेलते देखा तो मुझे खुशी हुई। जब हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे तो मृत्युंजय ने मुझसे कहा कि शादी की डेट मैं डिसाइड करूं। जिस दिन मैं कहूंगी उसी दिन शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। उसने ये भी कहा कि बाम्बू का बिजनेस जो वो शुरू कर रहा है उसे मैं यहाँ संभालूंगी। वो चाह रहा था कि मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर बिजनेस करूं। मेरा मन ये सब तय करने के लिए तैयार नहीं था। ओम से मिलना मुझे अच्छा लग रहा था। वो मेरा दोस्त बन रहा था। मैंने हमेशा से सोचा था कि हिल स्टेशन पर जाकर अपना घर बसाऊंगी। ओम इसके लिए परफेक्ट था। मेरे चेहरे से साफ झलक रहा था कि मैं उस चमक धमक की दुनिया में जाना ही नहीं चाहती जहां से मैं बिलोंग ही नहीं करती। कोई मुझे वहां खरीद कर ले जा रहा था। इस जबरदस्ती और मजबूरी के खिलाफ खड़े ना हो पाने के कारण मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूं, मसूरी के इन्हीं किसी पहाड़ी से कूद जाऊं। पर माँ पापा का चेहरा खुशी से देखते ही मेरे पांव रुक जाते थे। इस शादी के लिए हाँ मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए ही कहा था। ओम और मेरी दोस्ती आखिर कब तक छिपती? जब मृत्युंजय को मेरी और ओम की दोस्ती के बारे में पता चला तो उसका खून खौल उठा। उस दिन उसकी असलियत सामने आई। वो किसी जानवर की तरह मेरे ऊपर झपटा, जैसे मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ। उस रात मेरे साथ जो हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। माँ और पापा को ये पता चलता तो उनका दिल टूट जाता। मैं चुप रही, एकदम चुप। मैंने ओम से मिलना बंद कर दिया। इश्क वाली जो आदमी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है वो ओम के साथ क्या करेगा? कहीं उसने ओम की जान ले ली तो? क्या पति को शादी के बाद कुछ भी करने की इजाजत होती है? कुछ भी? मेरे जैसी जाने कितनी लड़कियां होंगी जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। वो सब भी चुप रह जाती होंगी। ऐसी कितनी बातें समाज के अंदर ही ऐसे ही दबकर रह जाती हैं जो कि कभी बाहर नहीं आती। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी कुर्बानी नहीं दूंगी। मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हर लड़की अपनी फैमिली के बारे में सोचकर इस चक्कर में पड़ती होगी ना। सोचती होगी शादी के बाद वो सब ठीक कर लेगी, अपने हस्बैंड को अपने हिसाब से थोड़ा तो बदल लेगी। पर सच यही है कि ऐसा नहीं हो पाता। एक बार आपने झुकना शुरू किया फिर आपको बस झुकाया ही जाता है। मैंने ओम से मिलना फिर शुरू कर दिया। मुझे उसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद बस वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब मृत्युंजय को मालूम चला कि मैं फिर से ओम से मिलने गई हूँ तो उसने मेरे माँ बाप को किडनैप कर लिया। उन्हें पता भी नहीं था कि वे किडनैप हो चुके हैं। बस मृत्युंजय का फोन मेरे पास आया कि अपने माँ बाप की सलामती चाहती हो तो वापस आ जाओ। उसकी शर्त सिर्फ इतनी थी कि मुझे वापस आना होगा और ओम को पुलिस के पास सरेंडर करना होगा, तभी वो मेरे माँ बाप को छोड़ेगा। ओम अपने माँ बाप को खो चुका था। वो बहुत अच्छे से उनकी अहमियत समझता था। हम दोनों मृत्युंजय के पास गए और सरेंडर कर दिया। उस रात मृत्युंजय ने मेरी आंखों में साफ साफ देख लिया था। वो जानता था कि अब वो मुझे नहीं पा सकता। वो मेरी आंखों में अब एक क्रिमिनल बन चुका है। उसके हिस्से की कहानी सुनो तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही क्रिमिनल हूँ। उसने कहा कि उसने मेरी सारी जरूरतें पूरी की, मेरे माँ बाप को इज्जत दी, उन्हें उसकी खुद के माँ बाप से बढ़कर ट्रीट किया, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ धोखा किया। उसकी आंखों में गुस्से के आंसू थे, जैसे पता नहीं उसके साथ क्या हो गया हो। उसने अपना राज भी मुझे उस दिन बताया और इस राज ने मृत्युंजय के मेरे देखने के नजरिए को पूरा पलट कर रख दिया। मृत्युंजय बचपन से ऐसा नहीं दिखता था।
उसका रंग सांवला था, उसकी नाक भी टेढ़ी थी और चेहरे पर बहुत धब्बे थे। उसकी बात पर एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, पर उसने मुझे अपने बचपन की फोटो दिखाई। तब मैं समझ पाई कि वो क्या कहना चाह रहा था। उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी उसने बिल्कुल बदल ली थी। ये सब करने के पीछे बहुत घाव थे। इन घावों की वजह से उसने तय किया था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। मैं कोई परी तो नहीं हूँ, पर हाँ, कुछ खास तो दिखती हूँ। तभी तो मृत्युंजय का दिल आया मुझ पर। बचपन से ही स्कूल के लोग उसकी बुली किया करते थे, पर उसके माँ बाप के पास बहुत पैसा था, इसलिए कोई कुछ मुंह पे नहीं बोल पाता था, पर पीठ पीछे कई बातें मृत्युंजय को पता चल ही जाती थी। जब मृत्युंजय कॉलेज जाने लगा तो लड़कियों ने भी उसे बुली किया। उसका कभी किसी लड़की से अफेयर ही नहीं हुआ। अफेयर तो दूर की बात है, उसे कभी किसी ने लाइक भी नहीं किया। उसके अंदर बहुत गुस्सा था कि भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया। क्या वो इतना अगली है कि कोई भी उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता? जब मृत्युंजय ने ओम के प्रति मेरा अट्रैक्शन देखा तो ओम से उसका गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं ओम से प्यार करने लगी थी, बल्कि उसके अंदर ओम के लुक्स को लेकर भी जलन थी। वो भी ओम के जैसा शांत मुस्कुराता हुआ रहना चाहता था, पर उसके दिल की हलचल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती थी। ओम के प्रति मेरा लगाव देखकर उसे उसके कॉलेज के वही दिन याद आ रहे थे जब उसे कई लड़कियों से अट्रैक्शन तो हुआ, पर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उन लड़कियों ने कभी मृत्युंजय के लगाव को नोटिस ही नहीं किया। मैंने मृत्युंजय को गले लगाया और सॉरी बोला। मैंने उससे कहा कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतना सब झेल कर यहाँ पहुंचे हो, इस वजह से तुम ऐसे हो, तो शायद जो लगाव तुम्हें मुझसे चाहिए था वो मैं शुरू से ही दे पाती। मैं ओम को भी नहीं छोड़ सकती थी। मैं उसके भी गले लगी और उसे अलविदा कहा। बात आखिर मेरे माँ बाप की थी, इसलिए ओम समझ गया। ओम खुद को जानता था, उसे इन पहाड़ों से प्यार था। वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। मेरा ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है, वो खुद का ध्यान रख ले यही काफी है। मृत्युंजय से मेरी शादी को आज 3 साल होने को आए हैं। मृत्युंजय अब थोड़ा थोड़ा बदल चुका है। मैं उसे वही लगाव देती हूँ जो वो हमेशा चाहता था। लगाव क्या क्या नहीं बदल सकता, ये मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। मैं ओम से भी मिलती हूँ। हर साल में हम 1 या 2 बार मसूरी जरूर आते हैं। मृत्युंजय को ओम से जलन होती है, पर इतनी नहीं कि वो उसे खूंखार बना दे। जरा सोचिए, अगर मैंने मृत्युंजय को छोड़ ओम से शादी कर ली होती तो क्या होता? मृत्युंजय शायद आज किसी जेल में होता या फिर खुद को मार चुका होता। उसके अंदर की नफरत को खत्म करके मैंने उसकी जिंदगी खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। मैंने उसकी दुनिया में कुछ फूल खिलाने की कोशिश की है। ओम से शादी करना मेरे लिए सबसे आसान था, पर मैंने मुश्किल ऑप्शन चुना। प्यार के रास्ते पर हमें ऐसे मुश्किल डिसीजन लेने होते हैं। आज मुझसे कुछ भी कराने के लिए मृत्युंजय को अपनी मर्जी नहीं थोपनी होती। ओम तो सुलझा हुआ था ही, तो उसके लिए मेरी दोस्ती ही अनमोल है। मैं ओम से भी प्यार करती हूँ और मृत्युंजय से भी। दोनों लगाव अलग हैं, पर दोनों हैं।